हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारे पास दो वेव्स हैं जो इस तरह से जा रही हैं। देखिए, एक वेव है जो इस तरह से जा रही है, ये है रे वन, वेव नहीं मतलब ये है रे वन, ये है लेट अस से इसका दिस इज रे वन। और इसी तरह से एक दूसरी रे जा रही है इसी डायरेक्शन में, लेट अस से दिस इज रे टू। ओके, सो दिस इज रे टू। ठीक है, सो अगर ये रे इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है, दोनों की दोनों, मान लीजिए ये इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है दोनों, तो इसका वेव फ्रंट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। सो इसका वेव फ्रंट बनेगा, अगर ये रेस पैरेलली चल रही हैं, डाइवर्ज नहीं कर रही हैं, तो इसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बनेगा और इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। दीज विल बी द वेव फ्रंट्स। ओके, सो इस वेव फ्रंट में हम लोग कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। लेट अस से ये एक पॉइंट है ए, उसी तरह से ये एक दूसरा पॉइंट है बी। तो हम ये पाएंगे कि ए और बी पॉइंट किस में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, क्योंकि वो एक ही वेव फ्रंट से बिलोंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट अस से इसके रास्ते में हम कोई एक जो रे टू है उसके रास्ते में कोई एक डेंसर मीडियम रख दें हमने। मान लीजिए इस तरह का एक डेंसर मीडियम हमने रख दिया, और अब क्या होगा, लेट अस से ये जो वेव फ्रंट आ रहा है, मान लीजिए ये वेव फ्रंट इस यहाँ तक आया, मतलब इस डेंसर मीडियम से पहले तक, तो यहाँ पर इस ये पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, लेट अस से यहाँ पर भी ये पॉइंट बी ही रहेगा, और इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर जो पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट भी क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा ए। सो दिस विल बी कॉल्ड ए। अभी भी क्या है, ए और बी सेम फेज में है, इसको हमको समझना है। तो हमने दो रे ले ली, रे वन रे टू। रे टू के रास्ते में हमने एक इस तरह का एक डेंसर मीडियम रख दिया, लेट अस से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, है ना, लेट अस से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और रे वन जो है वो वैसे ही है, एयर या वैक्यूम में जा रही है। अब समझिए, मान लीजिए बी पॉइंट से ये वाली रे, ये वाला वेव फ्रंट जब बी पॉइंट से यहाँ पर बी डैश पॉइंट तक जाएगा, और इसकी कुछ थिकनेस भी हम लोग ले लेते हैं। लेट अस से थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज टी, मान लीजिए ये थिकनेस है टी। तो जब बी से बी डैश तक जाएगा, कौन सा वाला, ये रे टू, तो रे वन कहाँ तक जाएगा भाई, रे वन में यहाँ पर स्पीड ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम हो जाएगी। इस वजह से जब बी वाला पॉइंट यहाँ जस्ट बी डैश तक जाएगा, ए वाला पॉइंट थोड़ा आगे निकल जाएगा, और लेट अस से ए वाला पॉइंट कहाँ तक पहुँच जाएगा, लेट अस से इट रीचेस टिल पॉइंट ए डैश। अब हम बोल पाएंगे कि ए डैश और बी डैश सेम फेज में होंगे, लेकिन यहाँ पर वो सेम पोजीशन पर भी थे, लेकिन यहाँ पर ये सेम पोजीशन पर नहीं है। ए डैश क्या हो गया, आगे निकल गया। तो यही जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ ड्यू टू अ डेंसर मीडियम। एक रे जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल की और एक रेयर मीडियम में ट्रेवल की, तो दोनों का पाथ लेंथ सेम होते हुए, आप देख रहे हैं यहाँ से ये पाथ सेम दिख रहा है, ये पाथ सेम दिख रहा है, फिर भी इन दोनों में फेज डिफरेंस आ गया। तो यहीं से इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। तो उसे समझते हैं एक करके। सो अब हम ये पाएंगे कि मान लीजिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, लेट अस से यहाँ पर एक इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये वेव फ्रंट तो नहीं कहलाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर है ये पॉइंट सी, लेट अस से दिस इज पॉइंट सी। ठीक, सो हम क्या बोलेंगे, देखिए बी प्राइम और ए प्राइम ये सेम फेज में है, इसी तरह से ए और बी ये सेम फेज में है, लेकिन बी प्राइम और यहाँ पर इसको सी प्राइम बोल देता हूँ, बी प्राइम एंड सी प्राइम दे आर नॉट एट सेम फेज। इन दोनों के बीच में, ए बी प्राइम और सी प्राइम पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस आ गया है, क्योंकि बी प्राइम और ए प्राइम सेम फेज में है। इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि सी प्राइम इससे पीछे है, तो सी प्राइम और बी प्राइम सेम फेज पे नहीं होंगे, क्योंकि सी प्राइम और ए प्राइम भी सेम फेज पे नहीं है। तो चूंकि बी प्राइम और सी प्राइम सेम फेज में नहीं है, इससे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि उन्होंने सेम पाथ भी ट्रेवल नहीं किया है, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का सीधा सीधा रिलेशन है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है सी प्राइम, ए से जब सी प्राइम तक पहुंचा है,
और ये बी से बी प्राइम तक जो ये पहुंचा है, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल पाथ दिखाई दे रहा है ए सी प्राइम, और यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल पाथ दिखाई दे रहा है बी बी प्राइम, वो ज्योमेट्रिकली तो दिखने में सेम है लेकिन ऑप्टिकली सेम नहीं है। सो अब ये देखते हैं कि बी प्राइम और सी प्राइम में है ना कितना फेज डिफरेंस आएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके नोट कर लेते हैं। क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि बी प्राइम एंड सी प्राइम will not be at same phase, will not be at same phase। ये पहला पॉइंट हो गया कि दोनों सेम फेज में नहीं है। अब जब दोनों में फेज डिफरेंस है, इसका मतलब बी प्राइम एंड सी प्राइम will have path difference also। हमने ये कंक्लूड किया कि बी प्राइम और ए प्राइम सेम फेज में है, ए प्राइम और सी प्राइम सेम फेज में नहीं है, इसका मतलब सी प्राइम और बी प्राइम भी सेम फेज में नहीं है। क्योंकि वो सेम फेज में नहीं है, इसका मतलब उनमें क्या है, पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस मतलब ए और बी सेम फेज में थे, मतलब ए और सी प्राइम और बी प्राइम इनके बीच में पाथ डिफरेंस है। इसी पाथ डिफरेंस को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। सो दिस पाथ डिफरेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल पाथ किसे कहेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल पाथ किसे कहेंगे। सो ऑप्टिकल पाथ को समझने के लिए एक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। तो यहां पे लिखता हूं कैलकुलेशन फॉर ऑप्टिकल पाथ। उसे कैसे क्या कहेंगे, उसे डिफाइन भी करेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ कैलकुलेट भी करेंगे। सो देखिए, बी से बी प्राइम तक मान लीजिए रे 2 को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगता है। सो लेट अस से टाइम टेकन बाई रे 2 टू ट्रैवल बी टू बी प्राइम। लेटर से ये टाइम है डेल्टा कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल टी को हमने यहाँ पर थिकनेस ऑफ दिस स्लैब के लिए यूज कर लिया है। तो इतने टाइम में देखिए, जितने टाइम में बी से बी प्राइम तक पहुंचेगा कौन सा, ये रे 2, तो वो है लेटर से डेल्टा टी। तो वो डेल्टा टी कितना होगा, लेटर वो डेल्टा टी होगा, देखिए दैट डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस है टी एंड स्पीड हो जाएगा, देखिए अगर बाहर वैक्यूम में या एयर में स्पीड है c, तो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ वेव हो जाता है c बाई म्यू। तो ये हो जाएगा c बाई म्यू। तो इसे लिखा जा सकता है म्यू टी बाई सी। ये होगा टाइम टेकन बाई रे टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू बी डैश। इतने ही देर में ये ए वाली जो रे या रे 1 है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रे 1 इन सेम टाइम, उतने ही टाइम में ये जो रे 1 है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट ए प्राइम, इट इज़ ए प्राइम है ना। यहाँ पर ये डिस्टेंस का था बी प्राइम एंड दैट विल बी इक्वल टू स्पीड। भाई बाहर तो स्पीड सेम है, दैट इज सी है ना। यहाँ पे हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, देखिए रे 1 की यहाँ पर स्पीड रहेगी c और यहाँ पे रहेगी है ना, यहाँ पे स्पीड रहेगी c और यहाँ पे रे 2 की स्पीड रहेगी c बाई म्यू। सो c इंटू टाइम तो दोनों का सेम लगना है, डेल्टा टी। सो c डेल्टा टी यहाँ से आप निकालेंगे, दिस विल कम आउट टू बी म्यू टी। तो चाहे तो इस दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस होगा a से a प्राइम वाला, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स टी, ये हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए b से b प्राइम तक ये पहुंचा और ये पहुंच गया a से a प्राइम तक। तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया वो कौन सा आया, दिस डिस्टेंस b डैश c विल हैव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कौन सा होगा, दिस विल बी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। सो b से b प्राइम तक जब ये चला है और ये डिस्टेंस चला है टोटल कितना, ये डिस्टेंस चला है t, लेकिन इसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो क्या कहलाएगा, a प्राइम। मतलब जितने देर में रे 2 इस डेंसर मीडियम में चला
उतने ही देर में अगर वो वैक्यूम में चलता तो कितनी दूरी चल लेता, वो चल लेता ए से ए प्राइम तक, जो कि कितना है म्यू इंटू टी। तो यही कहलाएगा इसका क्या, ऑप्टिकल पाथ। तो यहां पर हम लोग ऑप्टिकल पाथ को डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इट इज द पाथ लेंथ traveled by a ray, it is the path length traveled by a ray in vacuum for the time it spent in डेंसर मीडियम। इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे ऑप्टिकल पाथ को। तो जैसे ये रे है बी रे 2 है, तो ये बी से बी डैश तक जब ये ट्रेवल करता है तो टाइम इसको लगता है सी बाई म्यू, है ना, टाइम इसको लगता है म्यू टी बाई सी। सो इतने टाइम में म्यू टी बाई सी, इतने टाइम में अगर ये वैक्यूम में रहता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, ये ट्रेवल कर लेता ए से ए डैश। तो यही ए से ए डैश ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा इसका क्या, ऑप्टिकल पाथ। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो कौन सा हो गया है, ये हो गया म्यू टी, इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल पाथ हो गया। और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी कितना है, टी है, ये हमने पहले लिख रखा है टी। इसका मतलब जो ये पाथ डिफरेंस आएगा एडिशनल, मतलब बी से बी डैश तक चलने पे भी, हालांकि ज्योमेट्रिकली ये टी डिस्टेंस चला है लेकिन ऑप्टिकली कितना डिस्टेंस चल गया है ये म्यू टी। इसका मतलब ये इस सी प्राइम वाले पॉइंट से ये बी प्राइम वाला पॉइंट कितना अहेड हो गया, वो हो गया इतना अहेड हो गया, इतना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है सी प्राइम ए प्राइम इतना अहेड। और ये दूरी आप निकाल सकते हैं। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख पाएंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, हम लोग लिख पाएंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ये आ जाएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस है ये म्यू टी माइनस टी, सो ये हो जाएगा सिंपली म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो ये हमको याद रखना है कि दिस विल बी योर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखेंगे। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको हम लोग लेके चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि वहां पर इसका यूज हम लोग किस तरह से कर पाएंगे। सो ये सेटअप हमने बना लिया YDSC का, और इसमें जो वेरिएशन किया है वो हमने ये किया कि S1 जो सोर्स है उसके सामने एक छोटा सा स्लैब रख दिया, एक डेंसर मीडियम ग्लास का या किसी चीज़ का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसकी थिकनेस टी है। सो जो हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ होता है वो होता है सिंपली जो पाथ हमको दिख रहा है, जैसे S1P ये पाथ हमको दिखाई दे रहा है, तो ये है ज्योमेट्रिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ हमने अभी जो पढ़ा वो उसको यूज़ करके निकालेंगे ऑप्टिकल पाथ। और ये है S2P, तो इसका तो ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ सेम होगा। भाई अगर मीडियम डेंसर नहीं डालें, एयर या वैक्यूम की बात हो रही है, तो चाहे आप ज्योमेट्रिकल पाथ बोलिए या ऑप्टिकल पाथ बोलिए वो सेम होगा। सो हमारा जो पर्पस रहता है YDSC में वो किसी जनरल पॉइंट P पर, जो हमारा सेंटर O पॉइंट से Y दूरी पर है, वहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालना और उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल के मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना। सो यहाँ पर पाथ डिफरेंस जब निकालेंगे तो सिंपली ज्योमेट्रिकल पाथ से काम नहीं चलने वाला, हमें अब ऑप्टिकल पाथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो अगर मैं बात करूँ पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पाथ डिफरेंस एट P की बात कर रहे हैं, जिसे मैं लिख देता हूँ डेल्टा एक्स P। सो उसे हम लोग पहले क्या लिखते थे, S2P माइनस S1P ऐसे लिखते थे, लेकिन ये तभी लिख पाते थे जब दोनों ही जगह क्या होता था, एयर या वैक्यूम होता था, तो उस केस में S2P माइनस S1P लिखते थे। लेकिन यहाँ पर S1P में क्या है, ऑप्टिकल पाथ भी आ रहा है बीच में, यहाँ पे एक डेंसर मीडियम आ रहा है, इसलिए इसमें क्या कर देता हूँ, S1 प्राइम कर देता हूँ। और इसे फाइनली हम लोग क्या लिख पाएंगे, दिस विल बी S2P, तो वैसे वैसा रहेगा क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और S1P को हम लोग लिख पाएंगे जो इसका ज्योमेट्रिकल पाथ होता है प्लस डिफरेंस ड्यू टू
दिस डेंसर मीडियम, सो ये आएगा S1P प्लस म्यू माइनस 1T। ये फॉर्मूला भी हमने जस्ट यहाँ पर डिराइव किया था कि किस तरह से ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखते हैं, इट इज़ म्यू माइनस 1T। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा है कि टोटल पाथ डिफरेंस में आएगा S2P, ज्योमेट्रिकल पाथ है उसका, और उसका ऑप्टिकल पाथ सेम है। यहाँ पे S1P प्राइम जो लिखा है उसमें S1P तो उसका ऑप्टिकल पाथ ज्योमेट्रिकल पाथ है, और ये है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। सो इसे अगर हम लोग को ओपन कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, दिस विल लुक लाइक S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो दिस विल बिकम पाथ डिफरेंस एट P। यहाँ पर पाथ डिफरेंस अब इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस, अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या मिलने वाला है हमको, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल्टा XP ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए n लैम्डा होना चाहिए। तो ये डेल्टा XP को मैं n लैम्डा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अब हमें ये मालूम है कि ये जो टर्म होता है S2P माइनस S1P, इसे हम लोग बहुत आसानी से क्या लिख देते हैं, d साइन थीटा लिख देते हैं। इससे हम लोग लिख लेते हैं d साइन थीटा। तो d साइन थीटा तभी लिख पाते हैं जब हमारा जो कैपिटल D है वो मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, स्मॉलर d। तब हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको S2P माइनस S1P को d साइन थीटा लिख देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1T बराबर n लैम्डा। अब ये पहला अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया। दूसरा, अगर थीटा स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन थीटा को टैन थीटा के बराबर कर देते हैं, और उसी को मतलब थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो हमको खाली साइन थीटा को टैन थीटा के बराबर करना है। सो यहाँ पर टैन थीटा, ये थीटा क्या है वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ वापस से। देखिए थीटा है ये वाला एंगल, थीटा इज दिस एंगल इज थीटा। सो यहाँ पर टैन थीटा अगर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा हाइट अपॉन बेस। सो दिस विल बिकम सिंपली y अपॉन कैपिटल D। तो ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, ये आ जाएगा dy बाई कैपिटल D, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ये माइनस म्यू माइनस 1T, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। लेफ्ट में खाली y को छोड़ देते हैं, तो हम लोग ये y कौन सा निकाल रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस वाला। सो दिस विल बिकम n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d प्लस म्यू माइनस 1T कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये बन जाएगा फाइनल फॉर्मूला। मतलब इस तरह से हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस सर्च कर पाएंगे। सो दिस विल बिकम कोऑर्डिनेट्स फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ये बन जाएगा ब्राइट फ्रिंज का कोऑर्डिनेट। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग सर्च करें डार्क फ्रिंजेस तो उसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। सो अगर हमको सर्च करना है डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस वहां बनेंगे जहां पर ये जो डेल्टा XP है ये क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, मतलब ये होना चाहिए 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो देखिए डेल्टा XP तो हमने पहले निकाल के रखा है, ये वाली क्वांटिटी है, इसको यहाँ पे राइट साइड में n लैम्डा लिखा था उसकी जगह ये लिख देंगे। सो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये होता है S2P माइनस S1P इज डी साइन थीटा, जो कि होगा dy बाई डी, दिस विल बी dy बाई डी माइनस म्यू माइनस 1T। ये मैंने क्या किया, इस S2P माइनस S1P को सीधा ये लिख दिया, ये टर्म वैसे का वैसा, एंड दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा की जगह अब ये आ जाएगा डार्क फ्रिंजेस के लिए। सो दिस विल बिकम 2m माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। तो यहाँ से dy बाई डी हम लोग लिख पाएंगे, dy बाई डी विल बी इक्वल टू, ये क्वांटिटी राइट साइड में चली जाएगी, 2m माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो इसे फाइनली लिख पाएंगे y फॉर डार्क फ्रिंज अगर हम लोग लिखेंगे, सो दिस विल बिकम 2m माइनस 1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d प्लस म्यू माइनस 1T कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो दिस विल बिकम फाइनल फॉर्मूला
फॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डार्क फ्रिंज हम लोग इस तरह से निकाल पाएंगे। सो इसमें देखिए ये हमने किया था किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, है ना, ये था हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है डार्क फ्रिंज के लिए। दोनों में अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये जो टर्म है ये तो पहले से वही टर्म था, दिस टर्म इज ओरिजिनल, ये पहले था, ये दोनों टर्म पहले भी आ रहे थे। अब दोनों में क्या हो गया, ये एडिशनल टर्म आ गया, मतलब पूरा जो y कोऑर्डिनेट है वो प्लस हो गया। आप देख सकते हैं भाई म्यू अगर ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, मतलब y ब्राइट फ्रिंज पहले यहाँ बन रहा था, अब वो इतना शिफ्ट होके ऊपर बनेगा। सिमिलरली वही जो डार्क फ्रिंज कहीं पे बन रहा था, किसी mth डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन था y कोऑर्डिनेट वो ये था, अब वो चेंज होके क्या हो गया, ये वाला हो गया। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि दिस एंटायर पैटर्न विल शिफ्ट, कितने से, एंटायर पैटर्न विल शिफ्ट बाय दिस क्वांटिटी, मतलब इस क्वांटिटी से एंटायर पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में सेम है, तो इस बात को यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जो पूरा पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एंटायर पैटर्न विल शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा y, कितने से, दिस विल बी म्यू माइनस 1 टी डी बाई स्मॉल डी। तो ये एक याद रखने वाली बात हो गई कि दिस इज द डिस्टेंस बाय विच एंटायर पैटर्न विल शिफ्ट, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस दूसरी चीज जो हमको इसमें नोट करनी है, देखिए अगर इतने से पैटर्न शिफ्ट हुआ तो कितने मैक्सिमा या कितने मिनिमा मेन पोजीशन से गुजर गए। देखिए इसको मैं डायग्राम में पहले बताता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा होगा पहले, सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर चला गया ड्यू टू दिस, जैसे आप इसको डालेंगे सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट होगा वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, दिस विल शिफ्ट बाई दिस डिस्टेंस। तो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड वो निकाल सकते हैं भाई, टोटल लेंथ इतनी शिफ्ट हुई है, उसमें अगर उसका फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड निकल जाएगा। सो दैट विल बी सिंपली डेल्टा वाई बाई क्या हो जाएगा, बीटा, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दीजिए इसे। सो दिस विल बिकम म्यू माइनस 1 टी डी बाई स्मॉल डी एंड दैट डिवाइडेड बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये होती फ्रिंज विड्थ। इसमें से लैम्डा बाई डी को आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों से। सो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड आएगा दैट विल सिंपली बिकम म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। इतना फ्रिंज क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जब इतने फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा इतना ऊपर चला गया, मान लीजिए 5 ऊपर चला गया, 5 फ्रिंज शिफ्ट हुए, तो नीचे से 5वां फ्रिंज जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा पे आ जाएगा। तो जब हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड निकाल रहे हैं तो हम ये भी निकाल रहे हैं कि दिस n, ये n क्या बता रहा है, दिस इज टेलिंग अस अबाउट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एट सेंटर, जो सेंटर पॉइंट जिसे हम लोग O से लिखते हैं, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट मैक्सिमा, मतलब ये इस वाले पॉइंट पर, इस O वाले पॉइंट पर कौन से नंबर का मैक्सिमा बन रहा होगा। सो दैट विल ऑल्सो बी गिवन बाई दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से पता चलेगा कि ये वाला मैक्सिमा वहाँ पे बन रहा होगा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एट सेंटर। लास्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि फ्रिंज विड्थ विल नॉट बी अफेक्टेड, मतलब फ्रिंज विड्थ सेम रहने वाला है, उस चीज़ को भी नोट कर लेते हैं कि आप अगर कोई मतलब ग्लास या कोई डेंसर मीडियम वहाँ पे रखते हैं स्लिट के सामने तो फ्रिंज विड्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो हम लोग इस चीज़ को नोट कर लेते हैं कि फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरह से फ्रिंज विड्थ पूरा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का पोजीशन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन यहाँ से निकलेगी, डार्क फ्रिंज की इससे निकलेगी।
इतने से पूरा फ्रिंज क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, और यही क्या होगा, यही नंबर जो होगा वो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा जो सेंटर पे बन रहा होगा वो ये होगा, और फ्रिंज विड्थ जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये नहीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने वापस से वही सेटअप लिया है जहाँ जिससे हमने शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला डिराइव किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये किया है कि दोनों जगह स्लैब रख दिए हैं। ऊपर में जो स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसकी थिकनेस है 2t, जबकि S2 के सामने जो स्लैब रखे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू है और थिकनेस है t। जस्ट इंटरचेंज है चीज़ें। सो हमें फाइंड करना है कि इस सिनेरियो में जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा। भाई हमने पता किया था कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, पूरा पैटर्न शिफ्ट होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट होगा उतने सही जितना से पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। और हमें पता करना है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब हमारा जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ से कितनी दूरी पर बनेगा, उसका y कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। सो जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है उसका जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस फॉर सेंट्रल मैक्सिमा वो होना चाहिए 0। और भी जगहों पे पाथ डिफरेंस होते हैं, और भी जगह पे मैक्सिमा बनते हैं जो पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा की वजह से बनते हैं, लेकिन उन्हें हम सेंट्रल मैक्सिमा नहीं कहते। सेंट्रल मैक्सिमम उसी को कहते हैं जहां पर पाथ डिफरेंस का होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो पाथ डिफरेंस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2p माइनस S1p बराबर 0, लेकिन चूंकि दोनों जगह क्या आ रहे हैं, डेंसर मीडियम आ रहे हैं, इसलिए हमको क्या कर देंगे, प्राइम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ के बराबर नहीं है। यहाँ पे पाथ लेंथ हमको कौन सी लेनी होती है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो S2p की जगह जब ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेंगे तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो आएगा ही S2p, और प्लस आ जाएगा जो उसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, जो कि कितना आ जाएगा 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो ये पहला वाला टर्म हो गया, माइनस S1p जब लिखेंगे तो अगेन उसमें जो S1p उसका क्या आ गया, ज्योमेट्रिकल पाथ आ गया, प्लस म्यू माइनस 1 और उसका थिकनेस क्या है 2t है, एंड दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू 0। ये हमको ध्यान रखना है। सो यहाँ से S2p माइनस S1p कर देंगे, और इसे अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये देखिए S2p माइनस S1p से एक साथ लिख लिया। इस चीज़ को अगर ओपन कर लें तो ये क्या बच जाएगा, 2 म्यू t माइनस t हो जाएगा, और यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 म्यू t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2t, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसमें 2 म्यू t और ये म्यू t कैंसिल हो जाएगा, 2t माइनस t, खाली t बचेगा। तो S2p माइनस S1p इसे मैं लिख देता हूँ, इसको लिखा जा सकता है क्या, d साइन थीटा, और d साइन थीटा को d tan थीटा करके dy बाई कैपिटल D लिख सकते हैं, और 2t माइनस t को मैं लिख सकता हूँ t, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे y कौन सा है, सेंट्रल मैक्सिमा वाला, तो ये है yc। सो yc की वैल्यू आ गई माइनस t कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो दिस विल बी द y coordinate of central maxima. So this will be the answer for this question. आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये YDAC सेटअप है, और यहाँ पर 2 ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किए हैं दोनों तरफ, दोनों सोर्सेज के सामने। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 थिकनेस t, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 थिकनेस t के बराबर। दोनों की थिकनेस सेम मानना है। लैम्डा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4800 एंगस्ट्रॉम, है ना, दैट इज द वेवलेंथ यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमें जो चीज़ दी हुई है वो ये कि ग्लास स्लैब जब इंट्रोड्यूस नहीं था और जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो इंट्रोड्यूस जब नहीं था तब तो सेंटर पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, और जैसे ही दोनों ग्लास स्लैब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए ये पूरा पैटर्न शिफ्ट हुआ होगा, और ये बताया गया है कि 5th ब्राइट फ्रिंज जो है वो यहाँ पर आ गया, 5th ब्राइट फ्रिंज जो है इस पोजीशन पे आ गया। तो अब हमें ये बताना है कि थिकनेस ऑफ बोथ द ग्लास स्लैब्स कितना है, दोनों को सेम मानते हुए, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ही ग्लास स्लैब होता तो हम तो पुराना जो फॉर्मूला जो हमने पढ़े हैं उससे हम लोग निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 2 ग्लास स्लैब लगा दिए हैं दोनों तरफ, तो हमको बेसिक से ड्राइव करना पड़ेगा और फिर हमको आंसर लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर 5th मैक्सिमा बन रहा है तो डेल्टा x यही O है, और इसी पॉइंट को ही हम लोग चाहें तो P बोल सकते हैं,
क्योंकि हम लोग जनरली उसको डेल्टा एक्स पी के फॉर्म में लिखते हैं। तो चूंकि अब यहाँ पर फिफ्थ ब्राइट बन रहा है, इसका मतलब डेल्टा एक्स पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लैम्डा लिख सकते हैं। ये हमको मालूम होना चाहिए भाई, फिफ्थ ब्राइट बन रहा है मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स पी बराबर क्या है, 5 लैम्डा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि डेल्टा एक्स पी को क्या लिखा जा सकता है। सो डेल्टा एक्स पी हम लोग लिख पाएंगे S2p प्राइम, क्योंकि यहाँ पर भी एक ग्लास स्लैब डला है, माइनस S1p प्राइम, क्योंकि उसमें भी ग्लास स्लैब डला है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5 लैम्डा। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा S2p प्लस इसका जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस दैट इज रिटर्न एज म्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 1 इंटू टी, ये वाला पहला वाला टर्म हो गया। और इसी तरह से दूसरे टर्म में आएगा S1p प्लस 1.4 माइनस 1 इंटू टी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 लैम्डा। इसमें से ये आएगा देखिए S2p माइनस S1p, और दिस विल बिकम 0.7t प्लस 0.7t माइनस 0.4t, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5 लैम्डा। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि S2p माइनस S1p सेंट्रल ब्राइट के लिए ज्योमेट्रिकल पाथ तो सेम रहेगा, दैट मीन्स इसे हम लोग क्या कर देंगे 0, क्योंकि इस पॉइंट पर ज्योमेट्रिकल पाथ तो दोनों का सेम हो रहा है ना, चाहे तो आप dy/d से निकालेंगे तो y यहाँ पर 0 है। 0.7 माइनस 0.4 ये हो जाएगा 0.3t विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा, एंड t विल बिकम इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 0.3। वैल्यूज डाल देते हैं, 5 इंटू लैम्डा दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम, अच्छा डिग्री लिख दिया गलती से, दिस इज एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट डिवाइडेड बाई 0.3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 8 माइक्रोमीटर। सो दिस विल बी फाइनल आंसर।